एक पावर सरप्लस नेशन होने के बावजूद भी इंडिया अभी भी अंधेरे में क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी बनने से लेके हमारे घरों तक आने के बीच के पूरे प्रोसेस में किस जगह पे गड़बड़ी हुई? सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती थी या स्टेट गवर्नमेंट की गलती थी जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट लग रहा है? सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला और इन्हीं सवालों के पीछे के कारणों को हम जानेंगे इस आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर जनरेशन का काम करती हैं पावर जनरेटिंग कंपनीज, जिनको हम जेनेकोस भी बोलते हैं। सेकंड स्टेप होता है पावर ट्रांसमिशन का, जो करती हैं पावर ट्रांसमिशन कंपनीज, जिनको हम ट्रांसकोस भी बोलते हैं। थर्ड एंड फाइनल स्टेप होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, जो करती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनको हम डिस्कॉम्स भी बोलते हैं। आपको यहाँ पे ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया की टोटल पावर जनरेशन है 372 गीगावाट्स, एंड जितनी हमारी टोटल इंडियन पॉपुलेशन की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो है जस्ट लेस देन 200 गीगावाट्स। तो ये बची हुई इलेक्ट्रिसिटी का हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है? कुछ तो हो रहा है, ज़रूर हो रहा है। ये जो बची हुई इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार एंड नेपाल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पर हमारी खुद की ही स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है। इंडिया अभी खुद ही अंधेरे में है, पर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पावर सेक्टर है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर पे काम करता है। मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों साथ में मिलकर काम करती है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे घरों तक। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। एंड जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इस पूरे प्रोसीजर में, जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के पूरे प्रोसीजर में निगरानी का काम करती है। दैट इज इट हैज़ जस्ट गाइडिंग रोल इन इट। तो मान लो अगर हमारी स्टेट्स के पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी है तो इसमें हमारी स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी ले सकती है, पर उसको एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी पर यूनिट के हिसाब से। पर कौन बॉदर करता है और क्यों नहीं बॉदर करता, इसके रीजंस भी हम जानेंगे। हमारी जनरेटिंग कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, दैट इज डिस्कॉम्स, जो हमारी स्टेट्स के अंडर आती हैं, इनके बीच में एक 25 साल का एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके बीच में हमारी डिस्कॉम्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एनुअली पे करनी पड़ती है, प्लस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे विल टेक फ्रॉम द जनरेटिंग कंपनीज पर यूनिट के हिसाब से इन्हें वो एक अमाउंट, लमसम अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़ती है। पर जो हमारी स्टेट की डिस्कॉम्स की हालत इस समय, मौजूदा समय में है, वो इतनी खस्ता बनी हुई है कि इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी पावर जनरेटिंग कंपनी से जनरेट कर दी एंड देन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने रोक के रख ली कि मतलब जब तक ड्यूज क्लियर नहीं होते, टैक्सेस नहीं आते, बिल्स नहीं आते, हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हमारी स्टेट के पास जितनी इलेक्ट्रिसिटी है ये उतनी ही सप्लाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनकी जेबें खाली पड़ी हैं। और ये बहुत ही गहरे, बहुत ही दलदले डेप्थ साइकिल में फंस चुके हैं। डेप्थ साइकिल में क्यों फंस चुके हैं, इसके कारण हैं जैसे कि प्रोमिसेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, किसानों के लिए फ्री बिजली, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बिजली के रेट्स की अमाउंट डिफरेंट, एंड हमारे हाउस होल्ड के कामों के लिए बिजली के रेट्स डिफरेंट, दैट इज इर्रेगुलर प्राइसिंग पॉलिसी। एंड जो उसके लिए सेकंड मेन रीज़न है वो होता है अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जितनी हमारे पास सप्लाई है हमारी डिस्कॉम्स के पास एंड जितनी डिमांड है, दोनों में गैप है। हमारी डिमांड ज़्यादा है एंड जो हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी है वो कम है। तो मतलब जिस समय पीक आवर्स में, इवनिंग्स में हमारे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तो ये विलेजेस में पावर कट्स लगा देते हैं। और जिस समय हमारे विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि सुबह और दोपहर में, तो ये सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी कट लगा देते हैं। इस तरह एक गैप मेंटेन करने के लिए, एक पावर एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक जो गैप मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए पावर कट्स लगते हैं। और भी बहुत कारण है, जैसे कि फॉल्टी ट्रांसफॉर्मर्स, फॉल्ट्स एट द पावर जनरेटिंग कंपनीज, ट्रांसमिशन वायर टूट जाना बैड वेदर की वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के और भी कारण हैं। और इसके लिए जो एक मेन रीज़न है वो है AT&C लॉसेस, दैट इज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, जो कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में इस समय अबाउट 20% के आसपास हैं। मतलब 20% जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर हम जनरेट कर रहे हैं वो सारी एक लॉस में जा रही है, मतलब उस पावर का कोई काम नहीं हो रहा। और हमारी इंडिया की स्टेट्स में ये लॉसेस 50% तक भी वेरी कर रहे हैं। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारा पावर सेक्टर है वो किस तरह डेप्थ में फंस चुका है। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारी डिस्कॉम्स हैं उनके पास पैसा नहीं है जनरेटिंग कंपनीज को देने के लिए, वो घाटे में जा रही हैं, और घाटा कम नहीं है, सेवरल करोड़ रुपीस का घाटा पड़ रहा है इनको। तो इस वजह से जो ये घाटा पड़ रहा है ये जनरेटिंग कंपनीज को पैसे नहीं दे पा रही। और जो जनरेटिंग कंपनीज अगर उनके पास पैसा नहीं है
तो जो हमारा कोल इंडिया है जिससे जनरेटिंग कंपनीज कोल ले रही है, तो कोल इंडिया भी घाटे में जा रहा है, क्योंकि इंडिया की टोटल पावर जनरेशन में से 67% जो पावर जनरेट हो रही है वो कोल की वजह से हो रही है। और अगर कोल इंडिया भी घाटे में जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये किस तरह का एक साइकिल बना हुआ है। डिस्कॉम से लेके पावर जनरेटिंग कंपनी से लेके कोल इंडिया तक सभी घाटे में जा रहे हैं, और इस सब के बीच में जो हमारे इंडिया के बैंक्स हैं वो घसीटे जा रहे हैं, तो उनसे लोन्स लेके ये अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं एंड बैंक्स को भी नुकसान हो रहा है। इस तरह से एक बहुत ही गहरे दलदले विशेष साइकिल में फंस चुके हैं जिससे निकलना नामुमकिन ही है इस समय। और इस तरह नहीं है कि पूरे ही इंडिया में पावर कट्स लग रहे हैं। इंडिया की कुछ जगह है जैसे कि अहमदाबाद, मुंबई और भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट्स का नामो निशान ही नहीं है। क्यों नहीं है ये भी जानेंगे हम वीडियो के एंड में। तो जहाँ पे पावर कट्स लग रहे हैं वहाँ पे दंगे तो होंगे। हाँ जी, दिल्ली में कुछ साल पहले बहुत ही लार्ज स्केल पे दंगे हुए थे जब लोगों की नींदें ही उड़ गई थी। रात को सोने के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पूरे दिन में इलेक्ट्रिसिटी कट्स लग रहे थे। तो दिल्ली में बहुत ही लार्ज स्केल पे दंगे हुए थे जिसमें उन्होंने कारों बसों को आग लगा दी, हाईवेज ब्लॉक कर दिए और भी इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हुई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी गंभीर सिचुएशन से निकलने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कुछ किया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बार रिफॉर्म्स चलाने की कोशिश की जो कि तीनों बार ही नाकामयाब साबित हुए। उसमें से एक कोशिश थी उदय योजना, दैट इज़ उज्ज्वल डिस्कॉम्स अश्योरेंस योजना। और इस योजना का जो मेन मकसद था वो यही था कि एक परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए हमारी स्टेट डिस्कॉम्स को ताकि वो इस डेप्ट साइकिल से निकल सकें। ये योजना एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड हमारी स्टेट डिस्कॉम्स के बीच में, जो कि नवंबर 2015 को साइन किया गया था। इस योजना के कुछ हाइलाइट्स ये हैं कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी डिस्कॉम्स का 75% तक का डेप्ट पे करेगी एंड रिमेनिंग 25% हमारी डिस्कॉम्स लूज इंटरेस्ट बॉन्ड्स पे करेगी। पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कि टू रिड्यूस द AT&C लॉसेस, दैट इज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, एंड टू इंक्रीज द टैरिफ प्राइसेस। पर AT&C लॉसेस कम होने की बजाय किसी स्टेट्स में वो भी बढ़ गए। तो कंप्लीटली ये योजना एक तरह से फेल साबित हुई। और रिपोर्ट्स तो यहाँ तक भी आई कि जो हमारी विंड सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स में अवेलेबल हैं, ये हमारी डिस्कॉम्स उनको भी पेमेंट डिले कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये भी एक कंप्लीट फेल ही योजना थी। तो अब कंप्लेंट्स तो होगी बहुत और ना ही ये ख़त्म होगी। तो चलिए बात करते हैं कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारी सरकार को ऐसे कौन कौन से फैसले लेने पड़ेंगे, कौन कौन से हल निकालने पड़ेंगे जिससे हमारी डिस्कॉम्स बच सकें। तो इसमें सबसे अहम फैसला ये होगा प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्कॉम्स, कि जो ये हमारी डिस्कॉम्स हैं, स्टेट डिस्कॉम्स हैं, इनको प्राइवेट कंपनीज को सौंप दिया जाए। मैं सौंपने की यहाँ पे बात इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि अहमदाबाद एंड मुंबई जैसे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी कट्स का नामो निशान नहीं है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। इसका कारण ही ये है कि वहाँ पे जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं, वहाँ पे जो डिस्कॉम्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज के पास है, उनकी मेन हिस्सेदारी है वहाँ पे, जो कि अडानीज अहमदाबाद में एंड रिलायंस एंड टाटा ऐसी कंपनीज के पास हैं। इससे एक तो ये होगा कि रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी होगी, तो इससे डेप्ट से निकल सकेंगी कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स डेप्ट से निकल सकेंगी एंड उनकी फाइनेंशियल स्टेट डे बाय डे अच्छी ही होगी। सेकंड मेन फैसला ये हो सकता है टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन लाइंस, कि इंडिया में जो 20% तक AT&C लॉसेस, दैट इज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हैं, वो कम हो सकें जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बच सके। तीसरा फैसला ये हो सकता है टू इम्प्रूव द प्राइसिंग पॉलिसी एंड टू प्रोवाइड सेपरेट फीडर लाइन्स एंड ऑडिटिंग एटसेट्रा। और चौथी बात जिस पे बात ही बहुत कम होती है वो है कॉल स्कैम्स। मेन रीज़न भी यही है काफ़ी हद तक, क्योंकि इंडिया की 67% तक इलेक्ट्रिसिटी पावर कोल से जनरेट हो रही है। कोल घोटाले जो इंडिया में हो रहे हैं करोड़ों रुपए के हो रहे हैं और इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन तो कोई दिख नहीं रहा। तो इस पे एक तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उन पे जो ये घोटाले कर रहे हैं, और इन पे कड़ी निगरानी रखी जाए कि इस तरह की चीज़ें बार बार रिपीट ना हो। तो सरकारी बातें तो होगी बहुत। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने बिल्स एंड ड्यूज एंड टैक्सेस टाइम पे करें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को।
और हमारे मोहल्लों या इलाकों में जो घर या जो इंसान बिजली चोरी करता है उसकी कंप्लेंट की जाए एट योर ओन रिस्क। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करें, एलईडीज़ एंड एक्स्ट्रा पावर सेविंग अप्लाइंसेस का हम डे बाय डे यूसेज करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में हुई गलतियों के लिए माफ़ी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। तो अब सरकारी बातें तो होगी बहुत, अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता।